हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एजुकेशन निकेतन के इस प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा 67 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का डिस्कशन सेशन है। जैसा कि आप सबका अनुरोध था, हम इस सेशन को बाइलिंगुअल में रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस सीरीज़ में। 6 जनवरी 2022 को हमने एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म in Indian context. Enumerate the key provisions in the Constitution with respect to judicial review in India. भारतीय न्यायिक प्रणाली में के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता में क्या अंतर है? भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान के प्रमुख बंदों का उल्लेख कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो बेसिक डिमांड है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बीच का डिफरेंस को हमें बताना है, ख़ास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद जो की प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हमें दिखाना है। तो देखते हैं इसका अप्रोच कैसे रखेंगे। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक में। जुडिशियल एक्टिविज्म अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में ये मैटर्स चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं न्यूज़ में बने रहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा से रेलिवेंट रहा है। तो इस क्वेश्चन के अप्रोच ऐसा रहेगा कि हम ब्रीफली एक बार डिफाइन करेंगे दोनों टर्म्स को इंट्रोडक्शन में, और दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम ट्राई करेंगे समझाने का। उसके बाद डेप्थ में जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को एग्जांपल्स के साथ में शो करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे कौन कौन से हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू का रिगार्डिंग है। उसके बाद दोनों को सिग्निफिकेंस दिखाते हुए हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो देखते हैं कैसे इस आंसर्स को डील करना है। तो जुडिशियल रिव्यू कैन बी डिफाइंड एज द डॉक्ट्रिन अंडर विच लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस है उसका रिव्यू करती है जुडिशरी। तो इसमें जो कोर्ट का पावर होता है टू परफॉर्म जुडिक्शन व्हेन द सिचुएशन डिमांड, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म आर क्लोजली टू ईच अदर, बट देयर इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट। तो जुडिशियल रिव्यू एक ऑर्डिनरी फंक्शन है जुडिशरी का, एक ऑर्डिनरी फंक्शन जुडिशरी का, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को जुडिशरी परखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में सही है कि नहीं है, और उसको फिर डिक्लेयर करता है कि वो नल एंड वॉइड तो नहीं है, या फिर कहीं वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को या फंडामेंटल राइट को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। हाउएवर जुडिशरी डज नॉट लिमिट इटसेल्फ टू टास्क, स्टार्ट सजेस्टिंग व्हाट शुड बी लॉ एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इट अमाउंट्स टू जुडिशियल एक्टिविज्म। और जब इसके एक स्टेज आगे बढ़ जाती है जुडिशरी, जब उस लॉ के रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे रिव्यू करने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने लगती है, तब उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कब कब इस जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल किया है और कौन से प्रोविजंस हैं जहाँ पे जो कि एम्पावर करते हैं कोर्ट्स को रिव्यू करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है। ये संविधान के किसी भी प्रोविजन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसका जो हमें इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो पता लगता है, आर्टिकल 13 में ये प्रोविज़न है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर दैट एवरी लॉ दैट इज इनेक्टेड अपॉन इज फाउंड टू बी द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट शुड बी डीम्ड वॉइड। यानी जो भी कानून या कोई भी एक्शन या कोई भी जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस अगर अपने लेजिस्लेचर फॉलो करती है और वो अगर वॉयलेशन करता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा होता है। तो कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल का यूज़ किया है
तो गोलकनाथ केस में यूज़ किया है, बैंक नेशनलाइजेशन केस में किया है, प्राइवेट पर्स एबोलिशन केस एंड द मोस्ट फेमस द केशवानंद भारती केस में किया गया है। उसके बाद मिनर्वा मिन केस में 1980 में इसको किया गया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 को, जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात करता था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया था, क्योंकि ये जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कि केशवानंद भारती केस में जुडिशरी ने ईजाद किया था उसको वॉयलेट कर रहा था, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहा था जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अंदर में। हालांकि इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था, जुडिशरी के अंदर अपने आप कई तरह की ऐसे विरोधाभास है अपॉइंटमेंट्स को लेके, उसको कहीं ना कहीं सही करने का प्रयास था। कंट्रोवर्सी ये था कि ये वॉयलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जुडिशरी इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहा है अगर ये सही चीज़ को करने के लिए किया गया है तो। हालांकि जुडिशरी ने इसको नोट किया था। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही इस समय जो अपॉइंटमेंट होते हैं जजेस के, वो किया जाता है। जुडिशरी नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, किस लिए यूज़ किया जाता है? अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो इन तीन चीज़ों के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म ने जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट्स और जुडिशरी। वही जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी, यानी जो सक्रिय रूप से जुडिशरी जो रोल प्ले करती है द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन एंड द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कीवर्ड देखिए, प्रोएक्टिव रोल प्लेड एंड प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। ठीक है, इट इम्प्लाइज एन असर्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी फोर्स और टू अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को फोर्स करती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निर्वहन करने के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड से देखना पड़ेगा हमें, प्रोएक्टिव रोल, असर्टिव रोल जो होता है किसको फोर्स करती है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो अपने रोल्स को परफॉर्म करे। 1980 में रोल ऑफ जुडिशरी ऑफ एक्टिंग एज गार्जियन ऑफ पुअर एंड डिप्राइव्ड सेक्शन सोसाइटी, ये सब जो मैटर्स हैं, पॉवर्टी, पब्लिक सर्विस, करप्शन, राइट्स ऑफ दलित, आदिवासी वुमेन, चिल्ड्रंस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जुडिशरी ने इंश्योर करना शुरू किया ताकि जस्टिस प्रिवेल कर सके सोसाइटी के अंदर में। ठीक है, तो इसके लिए एक PIL सिस्टम को अपनाया गया जुडिशरी द्वारा, जिसके तहत जो लिटिगेशन है वो फाइल किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो विक्टिम है या फिर जो अप्लाई करना चाह रहा है वो वही इसको अप्लाई करे। उस जो लोकस स्टैंडी का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको हटा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इसको लेके एक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो केस भी इस चीज़ को देख सकता है कि क्या ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट अपने आप निर्देश देता है दोनों ऑर्गन्स को ताकि वो इस चीज़ को सही करें। दिस कंडीशन ऑफ लोकस स्टैंडी हैव अलाउड द जुडिशरी टू इंटरवीन in the many public issues even when there is no complaint from the aggrieved party। बिना शिकायत के भी सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि या हाई कोर्ट को ये लगता है कि इस तरह की कोई गलत चीज़ हो रही है तो शो मोटो बेसिस जुडिशरी लेके और अपने निर्देश देती है दोनों अदर ऑर्गन्स को। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई देखा जाएगा तो इसमें जो सबसे मेन रोल प्ले किया गया जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा 1970s और 80s के दौर में, जब इन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल्स देखा जाए, MC मेहता जो केस था जिसमें एनवायरमेंटल फाइल, इसमें पॉल्यूशन दिल्ली के पॉल्यूशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ के अंडर में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आता है, और कहीं ना कहीं ये सिटीजन्स का राइट है कि वो एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहे, और फंडामेंटल राइट जब मान लिया गया था इसको, तब ये केस लैंडमार्क केस हो गया था। उसके बाद प्रकाश सिंह केस आया था जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स के लेके सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था कि रिफॉर्म पुलिस के अंदर किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद 19 कृष्ण केस में एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये देखिए
ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था एजुकेशन को फंडामेंटल राइट। और ये इसके अलावा कई ऐसे केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस को फॉलो इन्फोर्स कराने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को फोर्स किया जहाँ पे ये इनको इम्प्लीमेंट कर सके। देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इट इज़ डिपार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। देखिए तो यहाँ इसमें कोई नॉर्मल जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल राइट्स को थ्रू डिसीजन दैट डिपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिश प्रेजेंट, एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, इंटरप्रेट किया जाता है जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है बाय जजेस allowing their personal views about public policy among other factors to guide their decision, evolving new principles, concepts, maxims, formulae and reliefs to the justice, or to expand the standing of the litigant, open the door of court for needy, or to entertain litigation affecting the entire society or section of it, expansion of judicial control over discretionary power। तो ये सब कई कुछ चीज़ें हैं जिसमें जुडिशरी यूज़ करता है अपने इस पावर को यूज़ करने के लिए। तो कई बार कहा जाता है कि जुडिशरी कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है अदर टू ऑर्गन्स में। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जुडिशरी लॉ बनाने लगता है या फिर जुडिशरी अपने काम को छोड़ के दूसरे काम इम्प्लीमेंटेशन पे देने लगता है। तो कई बार ये जाता है जुडिशियल ओवररीच की बात भी आती है, जहाँ पे जुडिशरी अपनी पावर को ओवररीच करता है और इंटरफेयर करता है अदर टू ऑर्गन्स के अंदर में, जहाँ पे जैसे जानते हैं आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली मेंशन है कि जुडिशियल जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर बेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर्स अलग अलग है और कहीं ना कहीं एक फ्यूज़न ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जुडिशरी अपने इन रीजन्स की आड़ में अपने पावर को ओवर रीच करता है। तो the divide line between judicial activism and judicial overreach is very thin line. While in a case related to labor policy, minimum wages, waging conditions, etc., and also in respect of issue related to environment, ecological matter, judicial behavior can be perceived to be proactive. Judicial intervention in matter related to fiscal policy, political affairs, internal proceeding of legislature can be categorized as judicial overreach। तो देखिए इसके इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कब वो जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज़म में आता है और ये जुडिशियल कैसे जुडिशियल ओवररीच में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो सब मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखा जाए जो कि जुडिशियल रिव्यू के इंश्योर करता है। तो आर्टिकल 13 जो कि पावर देता है किसी भी लॉ या किसी भी एक्शन को नल एंड वॉइड करने के लिए। आर्टिकल 32 जो कि रेट्स से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके जब हम अपना फंडामेंटल राइट का वोलेशन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल 226 देता है हाई कोर्ट्स को सेम पावर, जो कि वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के केस में एक सिटीजन डायरेक्टली जाके अपील कर सकता है। आर्टिकल 31 प्रोवाइड्स द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बीच में appellate jurisdiction to Supreme Court in constitutional cases. Article 132, similarly Article 133 provides appellate jurisdiction of Supreme Court in civil cases. Article 134 provides appellate jurisdiction of Supreme Court in criminal cases. 134 reduces 135 वैसे ही है देखा जाए सुप्रीम कोर्ट एक्साइज जुरिडिक्शन पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर द एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 126 143 authorize the president to seek the opinion of the Supreme Court on any क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट और एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर। वैसे 227 जो है 245 है, 246 है। आर्टिकल 251 एंड 254 प्रोवाइड करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। तो ये सब जो मैटर्स है जो कि कहीं ना कहीं जो भी ये सब प्रोविजंस कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये जुडिशियल रिव्यू करने में। तो इसको देखा जाए कैसे कंक्लूड करना है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज एन इफेक्टिव टूल टू अपहोल्ड सिटीजन राइट एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स व्हेन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर फेल्स टू डू सो, while the growing
function of modern state, judicial intervention is a process of making administrative decisions and executing them to have also increased. Sometimes it seems that judiciary invalidates the concept of separation of power set up of the Constitution, making law in the function and duty of legislature to fill the gap of law and to implement them in a proper manner executive. Only a fine equilibrium between these government bodies can sustain the कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़. सो हमें एक बैलेंस कंक्लूजन देना है जहाँ पे ये भी दिखाना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों ज़रूरी है और कैसे कई बार ये वॉलेट कर जाता है सेपरेशन ऑफ पावर को. तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना के रखना ज़रूरी है. तो ये एक बेसिक सा अप्रोच था जो कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में फॉलो करना है. हमारा इसी तरह का इनिशिएटिव लगातार चल रहा है एजुकेशन निकेतन पे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेके, जो कि BPSC 75 डे प्रोग्राम है. हमने ये स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे स्टार्ट किया था, जो कि पिछले करीब 20 से 25 दिनों से चल रहा है, जिसमें हम डेली एक DI और एक GS के क्वेश्चन देते हैं, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे 11 बजे अपलोड कर दिया जाता है. उसकी कॉपी की इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, नेक्स्ट डे इवनिंग तक. उसके बाद हम एक 15 दिन पे एक जूम मीटिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो कि इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऐसे हमारे 2 सेशंस अभी तक हो चुके हैं जहाँ पे बच्चों के डाउट्स को क्लियर किया गया है. मॉडल आंसर भी दिया जाता है, ठीक है, दोनों GS और DI का. और ये हमारा जो प्रोग्राम है इंग्लिश मीडियम में भी चल रहा है, साथ साथ हिंदी मीडियम में भी चल रहा है. हमारा जो नेक्स्ट बैच है, जो कि 3rd बैच है हमारा, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. अब 15 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इकोनॉमिक और जियोग्राफी सेक्शन से स्टार्ट होगा. तो जिन बच्चों को इस बैच में ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं. अभी हमारा जो 2nd बैच है वो चल रहा है, जिसमें पॉलिटी चल रही है, और उसमें भी करीब बैच फुल हो चुका है. जिन बच्चों को पॉलिटी से स्टार्ट करना है वो पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं. 15 जनवरी से जो बैच शुरू हुआ है, इसके फीस और इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. जिसको भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं. जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि BPSC मेंस का जो पैटर्न है किस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कि सिलेक्शन में कितना मेजर रोल प्ले करता है दोनों DI और GS सेक्शन. तो जो हमारे लिए ये जो गैप मिला है PT और PT के लिए, PT जब भी होगा मोस्ट प्रोबेबली, अभी जो डेट आई है 17 अप्रैल, तो जैसे डेट कंफर्म हो जाएगी उस जब तक टाइम है हम अपने मेंस को स्ट्रॉन्ग कर ले, ताकि जब भी PT एग्ज़ाम होगा उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में आसानी होगी. तो जिन बच्चों को ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी इसको आपको किस तरीके का डाउट है, आप एक नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल अवेलेबल की जाएगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.